हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग अर्थात अंकेक्षण। अंकेक्षण में जो आज का जो टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है प्रमाणन अर्थात वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है, तो आइए इसको जानते हैं। जानने से पहले चाहेंगे जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लें। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा वाउचिंग क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग का मतलब होता है, पहले ऑडिटिंग समझिए कि जो भी हिसाब किताब की पुस्तकें हैं, जो भी हिसाब किताब की पुस्तकें हैं उनकी शुद्धता, उनकी सत्यता, मतलब एक्यूरेसी के बारे में, उनकी सत्यता को प्रमाणित जब किया जाता है, माने उसमें ये देखा जाता है कि हिसाब किताब जो किए गए हैं ठीक है कि नहीं किए हैं। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक किए है तो उसको मतलब चेक किया जाता है, पकड़ा जाता है। तो यही हमारा अंकेक्षण कहलाता है। प्रश्न ये उठता है कि वो कैसे चेक किया जाता है। तो इसमें ऑडिटिंग में एक वाउचिंग होता है। वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास रजिस्टर्स हैं, जैसे जर्नल है, मान लीजिए लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ठीक ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी कुछ सहायक बहियां हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कैश बुक है, परचेज बुक है, डे बुक है, बहुत सारे बुक्स हैं। इन बुकों में आखिर कहीं ना कहीं से हमने एंट्री की होगी। इनमें जो भी ट्रांजेक्शन या लेन देन को जो देखा है, हमने जो किया होगा, तो कहीं ना कहीं से तो किया, ऐसे अपने मन से तो कर नहीं देंगे। अब किससे उसमें लेखा किया जाएगा? देखे होंगे कि जो भी आपके पास बिल बाउचर्स होते हैं, जैसे सामान से कोई, मैंने दुकान से कोई माल खरीदा, दुकान को कोई माल बेचा, किसी कस्टमर को बेचा, किसी कस्टमर से खरीदा, या इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेज हैं, जैसे कहीं भाड़ा दिया, किराया दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज, इन सभी का क्या मिलता है? आपको एक बिल मिलता है। बिल कुछ कंडीशनों में पक्का बिल मिलता है, कुछ कंडीशनों में कच्चा बिल मिलता है। बिल के जगह पे कहीं कहीं इनवॉइस भी मिलता है, ठीक ना, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रसीद मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो जो ये रसीद मिलती है, जो बिल मिलता है, मान लीजिए बहुत सारी जगहों पे बिल छपा छपाया नहीं रहता, कागज पे ही एस्टीमेट बनाकर लिख के उस पर दस्तखत मोहर वगैरह करके दे दिया जाता है। अब सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया जाएगा? अब मान लीजिए कि अपने मजदूरों को कहीं चाय वो पिलाने के लिए ले गए, कुछ उनके ऊपर एक्सपेंसेस कर दिए छोटे मोटे दुकान में, तो बिल वाउचर बना कर तो रखा नहीं रहेगा, वो अपना ही छोटा मोटा रसीद पर आप मांगेंगे तो दे देगा। लेकिन बड़ी कंपनी संस्था से जब मान ट्रांजेक्शन लेन देन होगा तो वहाँ पे तो पक्का बिल देगा वो, भाई उसके पास होगा ही। सिंपल से गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएंगे, डीजल डलवाने जाएंगे, तो वहाँ पे भी जो रसीद मिलेगी पक्की मिलेगी। तो उसी तरह है, छोटे बड़े कहीं भी आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपको बिल, इनवॉइस, रसीद एक्सेट्रा जो भी मिला, ये आपका क्या कहलाता है? वाउचर्स कहलाता है। और इन्हीं वाउचरों की सहायता से, चाहे वो जनरल में एंट्री किया गया हो, चाहे लेजर में एंट्री किया गया हो, या इनकी सहायता से ट्रायल बनता है, या आपका कैश बुक में एंट्री किया जाता है, इन्हीं की सहायता से किया जाता है। और वाउचिंग का मतलब होता है कि जो हम इसकी वाउचर की सहायता से हम जनरल, लेजर या अदर कोई सब्सिडरी बुक वगैरह में हम एंट्री किए हैं, उनसे जब मिलान किया जाता है, चेक किया जाता है कि जो वाउचर में लिखा गया है जितना अमाउंट है, क्या हमारे रजिस्टर में भी उतना अमाउंट है कि नहीं है। यदि है तो सही, और नहीं है तो गलत। तो इस जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाउचिंग कहा जाता है। समझ गए हो कि वाउचिंग क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे रसीद मिले, बिल वाउचर मिले, इसका हमने पहले से हिसाब किताब की पुस्तकों में एंट्री कर लिया, लेकिन हमें चेक करना है। जब ऑडिटर होता है वो जाता है किसी संस्था में, हिसाब किताब को चेक करता है, तो सबसे पहले यही काम करेगा कि जो आपकी बिल वाउचर्स वगैरह है उसका एंट्री आखिर पुस्तकों में किए हैं,
तो वो मिलान करेगा कि सही किया गया है कि नहीं किया गया। ऐसा नहीं ना कि फर्जी रसीद लगाया गया है, कहीं ऐसा नहीं कि 1,000 लिखा है आप 10,000 लिख दिए हैं। तो यही सब प्रक्रिया का जब मिलान किया जाता है बाउचर से आपकी खातों का, तो इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बाउचिंग कहा जाता है। और जो जिससे मिलान किया जाता है उसे बाउचर, और जिससे मिलाया जाता है वो पुस्तकें, मतलब बुक्स अर्थात अकाउंट्स। ठीक है। अब प्रश्न यह आता है किस बाउचिंग के क्या उद्देश्य हैं? बाउचिंग के क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में, आखिर इसके उद्देश्य क्या है? बाउचिंग के पहला उद्देश्य हमारा होता है लेखों की सत्यता का ज्ञान करना। पहला क्या होता है? लेखों की सत्यता का ज्ञान करना। मतलब जो हम बाउचिंग करते हैं उसका पहला मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हिसाब किताब की पुस्तकें में हम एंट्री पहले से कर चुके हैं वो वास्तव में सही है या नहीं, तो उसकी सत्यता की जानकारी की जाती है। लेखों का व्यापार से संबंधित होना। दूसरा उद्देश्य क्या है? लेखों का व्यापार से संबंधित होना। लेखों का व्यापार से संबंधित होने का मतलब क्या है कि बाउचिंग करते समय हमें इस बात की जानकारी तो हो ही जाती है कि हम एंट्री जो किए हैं वो बिल्कुल सही ही है, लेकिन उसके साथ एक चीज की और भी जानकारी हो जाती है कि जो पुस्तकों में एंट्री बाउचर की सहायता से हमने किया है, क्या हुआ बाउचर वास्तव में बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, वास्तव में उस खाते में लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जहां पर पर्सनल यूज के लिए वो बिल वाउचर रहता है, मैंने कटवाए रहते हैं, पर्सनल यूज के लिए खर्च किए रहते हैं, उसको भी बिजनेस के अकाउंट में अपना हम लिख देते हैं। उससे क्या होता है? प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। तो यह लेखों का व्यापार से संबंधित होना, अर्थात उन्हीं का बाउचिंग किया जाएगा जो व्यापार से रिलेटेड हो। तीसरा, लेखों का अधिकृत होना। लेखों का अधिकृत होना। लेखों का अधिकृत होने का मतलब क्या है कि इसमें जो भी संस्था के पुस्तकों में लेखे हम करते हैं या बाउचिंग करते हैं, तो जो एथोराइज हो, अधिकृत हो, मतलब उस व्यवसाय से रिलेटेड हो, उन्हीं का बाउचिंग किया जाता है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगला, लेखों का पूर्ण होना। लेखों का पूर्ण होना। लेखों का पूर्ण होने का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाउचिंग करते समय कुछ बाउचर्स ऐसे होते हैं जिसका एंट्री पुस्तकों में लिखना छूट जाता है, तो जब बाउचिंग किया जाता है तो क्या होता है? वो चीज़ों को पुनः लिखा जाता है। या ऐसे भी हो सकता है कि बहुत दशाएं ऐसी होती हैं कि एक ही बाउचर का 2 बार एंट्री कर दिया जाता है, तो वहाँ पे गलतियाँ पकड़ में आती हैं। यही बाउचिंग करने के हमारे उद्देश्य हैं। अगला है कि प्रमाणकों की शुद्धता की जानकारी करना। प्रमाणकों की शुद्धता की जानकारी करना कि जो हमारे बाउचर्स हैं वो वास्तव में सही भी है कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि फर्जी बाउचर्स लगाए गए हैं, इस बात की भी जानकारी बाउचिंग के दौरान हो जाती है। ठीक है। प्रश्न भी एक चीज उठता है यहाँ पे, इसको मिटा रहे हैं, कि जो हमारे प्रमाणन है, बाउचर्स है, प्रमाणन के महत्व, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसको हम या करके और करके हम इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। जैसे अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। क्या होता है? प्रमाणन अंकेक्षण की
रीढ़ की हड्डी है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन में जब पूछा रहेगा कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि किसने कहा था, तो डी पाला ने कहा था। डायरेक्ट सीधा सीधा यदि क्वेश्चन हमारा पूछता है कि प्रमाणन करने के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, तो लाभ भी वही है। और यदि प्रश्न में पूछेगा प्रमाणन अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है, तो इसका मतलब भी होता है कि इसका लाभ या महत्व। ये स्टेटमेंट डॉक्टर डी पॉला ने दिया था। अब प्रश्न है कि इनको प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल हमारे हैं उस पर डिपेंड करता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो हम भी स्ट्रांग है, हड्डी मजबूत नहीं है तो फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है। अब प्रश्न है कि प्रमाणन जिस तरह हमारा कि देखे होंगे कि हिसाब किताब की पुस्तकें जो रजिस्टर रखे गए हैं, उस पूरा का केंद्र बिंदु समझिए कि हमारा बाउचर्स है, क्योंकि बाउचर्स से ही हम पुस्तकों में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद एक के बाद दूसरी पुस्तकें तैयार करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तैयार करते हैं। लेकिन इस सबका केंद्र बिंदु समझिए कि बाउचर्स है, क्योंकि पहला स्टेप हमारे बाउचर्स होते हैं और बाउचर्स से ही हम कोई भी पुस्तकों में एंट्री करते हैं। इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहा गया कि यदि बाउचर नहीं, पुस्तकों में एंट्री नहीं। अब प्रश्न है कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो पहला महत्व कहा है कि प्रमाणन अंकेक्षण का सार, प्रमाणन अंकेक्षण का सार, अंकेक्षण का सार। प्रमाणन को अंकेक्षण का सार कहा गया। सार मतलब होता है सारांश कहा गया, क्योंकि जो छोटे छोटे बिल बाउचर की सहायता से जो हम बड़ी से बड़ी लेखा पुस्तकों को तैयार करते हैं और उससे हम उस संस्था के लाभांश, बैलेंस शीट, आर्थिक स्थिति तक पता लगा लेते हैं, इसीलिए प्रमाणन को अंकेक्षण का सार कहा गया। अगला है प्रमाणन अंकेक्षण का प्रारंभिक कार्य। प्रमाणन अंकेक्षण का प्रारंभिक कार्य है। प्रारंभिक कार्य, प्रमाणन अंकेक्षण का क्या है, प्रारंभिक कार्य। कैसे? जब भी कोई ऑडिटर किसी संस्था में ऑडिट करने के लिए जाता है, यदि उसने सही ढंग से जांच किया तो सबसे फर्स्ट स्टेप वाचिंग करता है। वाचिंग का मतलब है मेन जो रजिस्टर होगा, कैश बुक या लेजर वगैरह जो भी होगा, जर्नल होगा, वो मांगेगा और जितने भी बिल बाउचर्स होंगे वो आएगा और विधिवत उसका मिलान करेगा। उस बाउचर से, उस रजिस्टर से मिलान करेगा, देखेगा कि जो बाउचर्स में लिखे गए हैं वही चीज पुस्तकों में इधर लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए। ऐसा तो नहीं है बिना बिल बाउचर्स का ही जबरदस्ती एंट्री कर दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। तो अंकेक्षण का ये क्या कहलाता है, प्रारंभिक कार्य कहलाता है। ऑडिट के दौरान सबसे पहले बाउचिंग ही की जाती है। इसके बाद है प्रमाणन अंकेक्षण की आत्मा है। प्रमाणन अंकेक्षण की आत्मा। अब आत्मा इसको क्यों माना गया, क्योंकि बही खाते में या पुस्तकें में जो भी लिखा गया है वो सही है या गलत है, ये बाउचर पर डिपेंड करेगा। बाउचर है, बाउचर में सही लिखा गया है तो वही चीज आप पुस्तकों में लिखेंगे। इसलिए उसकी आत्मा मतलब लेखा पुस्तकों की शुद्धता की गारंटी वो बाउचर्स ही देगा। ऐसा नहीं है कि बाउचर है ही नहीं है और लेखा हिसाब किताब की पुस्तकें सही हैं, इसलिए इसको आत्मा माना गया। अगला है प्रमाणन अंकेक्षण का आधारभूत कार्य। प्रमाणन अंकेक्षण का आधारभूत कार्य। प्रमाणन जो है वो ऑडिटिंग का क्या है, मेन काम है।
एकदम जरूरी काम है, बिना इसके हम अंकेक्षण का कार्य पूरा नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि ऊपर दिया गया। यह माना गया है कि हमारा जो ऑडिट है बिना वाउचिंग का हो ही नहीं सकता। जिस तरह एक बॉडी में रीढ़ का काफी इंपॉर्टेंस है, उसी तरह लेखा पुस्तकें, हिसाब किताब या समझिए कि उसकी ऑडिटिंग में वाउचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। ठीक है। अब प्रश्न आते हैं कि प्रमाणक तो जानते ही हैं, उसको मिटाए, चलिए ध्यान दीजिए, अभी ना मिटाए। प्रमाणक, इसी को वाउचर्स कहा जाता है। वाउचर्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं या खर्च करते हैं, उसके बदले में जो आपको बिल, वाउचर्स, रसीद या प्रपत्र, कागज, चुटकीना, कुछ भी कह सकते हैं, जो मिलता है उसी को हम वाउचर्स कहते हैं। ये जो वाउचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वाउचर्स के हम प्रकार में बारे में आएंगे, तो ये वाउचर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक मूल प्रमाणक होता है और एक गौड़ प्रमाणक होता है। ये क्या होता है? मूल प्रमाणक, और दूसरा होता है गौड़ प्रमाणक। मूल प्रमाणक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान लेते हैं या खर्च करते समय या परचेज करते समय जो हमको रसीद मिलती है, वो हमारी पक्की रसीद कहलाती है, तो ये मूल प्रमाणक कहलाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पक्की रसीद खो जाती है, ऐसा भी होता है कि पक्की रसीद नहीं भी मिलती है। तो ऐसी दशा में जो दूसरी प्रति उसे कॉपी मिलती है तो उसे गौड़ प्रमाणक कहा जाता है। ठीक है। अब थोड़ा एक चीज और भी जान लीजिए कि इस वाउचर्स में कौन कौन सी सामग्रियां होती हैं, ये जानना ज्यादा जरूरी। मिटा रहे हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, प्रमाणक माने वाउचर्स। जैसे कि हमारा एक वाउचर्स है, इस वाउचर्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? कैसा वाउचर्स होता है? मान लीजिए कि ये आपको रसीद मिला। वाउचर, इस रसीद में किन किन बातों का उल्लेख रहता है, अर्थात इस प्रमाणक में कौन कौन सी सामग्री शामिल होती है, क्या क्या चीज लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक नाम चीज रहता है कि नाम लिखा जाता है। जो भी पार्टी खरीद रहा है, खरीदने वाले का नाम लिखा जाता है। या हमने कोई भी ट्रेवलिंग किया, यात्रा किया, खाए पिए, खर्च किए या कोई भी एक्सपेंसेस किया, तो जिसने किया उसका नाम रहेगा, क्योंकि बिल तो वही पेमेंट करेगा। दूसरा, व्यापार से संबंधित, दूसरा है व्यापार से संबंधित। व्यापार से संबंधित का मतलब है कि वह जो एक्सपेंसेज है वो बिजनेस से रिलेटेड है भी कि नहीं है, कि पर्सनल यूज के लिए। अगला, दूसरा, तीसरा चीज रहता है उसमें तिथि का उल्लेख रहता है, माने डेट, किस डेट में आपने उस सामान को परचेज किया। अगला, उसमें चौथा चीज रहता है क्रम संख्या। क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर, क्योंकि देखते होंगे कि बिल वाउचर जो रहती है गड्डी रहती है, और गड्डी रहने में मतलब सीरियल नंबर रहता है 1 2 3 4 5 करके, ऐसे करके। अब एक दिन में 50 लोग खरीद रहे हैं तो सबको डिफरेंट डिफरेंट सीरियल मिलेंगे, नहीं तो ऐसा ये हो धोखाधड़ी हो जाएगी जब एक ही सीरियल रहेगा या बिना सीरियल का रहेगा, ताकि वो समझिए कि वो असली बिल नहीं माना जाएगा, इसलिए सीरियल उसमें लगा रहता है। अगला, 5वें नंबर पे हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर का मतलब है कि जो भी बिल काट कर देगा उस पर जरूर उसका सिग्नेचर होना चाहिए। जो भी अधिकृत व्यक्ति, क्लर्क, अधिकारी जो भी होगा उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। अगला, रसीदी टिकट। रसीदी टिकट
रसीदी टिकट का मतलब कि यदि 5,000 से अधिक अमाउंट का होगा तो वहाँ रसीदी टिकट लगाना जरूरी है। अगला, छपा हुआ फॉर्म। छपा हुआ फॉर्म, ये जो बिल वाउचर्स होते हैं ये पूरा प्रिंटेड होते हैं, ऐसे ये नहीं कि हाथ से ही लिख के दे दिया गया। अगला है राशि। राशि माने अमाउंट। इसमें अमाउंट का भी जिक्र रहता है कि कितने रुपए का ये बिल है, कितना पेड किए है। परिवर्तित विवरण। परिवर्तित विवरण ये क्या होता है, मतलब बाद में ले आकर कुछ चेंज कर रहते हैं तो वहां पे अलग से डिटेल भरा जाता है। फिलहाल इतने चीजों का उल्लेख बिल वाउचर में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हमारा जो टॉपिक है कि प्रमाणकों की जांच करते समय अंकेक्षक को किन बातों की ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इसको अभी बाद में। पहले हम चलते हैं, बताते हैं कि प्रमाणन किन किन चीजों का किया जाता है। देखिए, प्रमाणन किनका किया जाता है, किया जाता मतलब वाउचिंग हम किन किन चीजों का कर सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन में आता ही है। सबसे पहले हम वाउचिंग करते हैं रोकड़ पुस्तक की। रोकड़ पुस्तक का वाउचिंग करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हेरा फेरी होती है कैश बुक में ही होती है। क्योंकि सबसे पहले जो भी बिल वाउचर्स हमारे होते हैं, बिल वाउचर्स से सीधे एंट्री हम कैश बुक में करते हैं। जो भी नगद लेन देन हुए रहते हैं तुरंत लेखा इसमें करते हैं। इसमें रिसीप्ट और पेमेंट दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। पैसा आया एक पक्ष में, पैसा गया दूसरे पक्ष में। तो सबसे पहले जो ऑडिटर्स होता है वो हमारा क्या करेगा, रोकड़ पुस्तक का मिलान उस वाउचर से करेगा कि जो भी वाउचर्स कैश में किए गए हैं उसके रोकड़ पुस्तक में कैश बुक में एंट्री ठीक ढंग से की गई है या नहीं की गई। ठीक है, इसके बाद से किस चीज का प्रमाण, रोकड़ बही का प्रमाण, मान लीजिए इसका लिख दे रहे हैं प्रमाण। अगला किस चीज का प्रमाण किया जाता है, क्रय बही का प्रमाण। क्रय बही का प्रमाण माने जो परचेज रजिस्टर है, परचेज बुक है, इसकी वाउचिंग किया जाता है। इसका वाउचिंग मतलब जितना भी माल एक निर्धारित अवधि के अंदर खरीदा गया है, ठीक ना। क्रय बही में किस चीज का लेखा किया जाता है ये भी जान लीजिए। जितना भी उधार खरीदे गए रहते हैं उसका लेखा क्रय बही में किया जाता है, क्योंकि नगद का लेखा A to Z सब रोकड़ पुस्तक में कर दिया जाता है। तो वाउचिंग करते समय जो भी हमने माल खरीदा है, उधार खरीदा है, तो उस बिल का क्रय बही से हम मिलान करेंगे। इसके बाद से क्रय वापसी बही का, क्रय वापसी बही का प्रमाण। जो परचेज रिटर्न बुक है इसका कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं कि माल हमने खरीदा लेकिन किसी कारणवश हमको पसंद नहीं आया या खराब है या हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो इसको रिफंड कर देते हैं। तो वहां पे उसका लेखा क्रय वापसी बही में किया जाता, तो उसकी भी वाउचिंग उस बिल बही से की जाती है। फिर अगला है बिक्री बही का प्रमाण। बिक्री बही का प्रमाण, बिक्री बही का प्रमाण का मतलब है कि जो सेल बुक होता है, बिक्री बही में अक्सर जो उधार माल बेचे गए रहते हैं उसका लेखा किया जाता है। तो जो सेल बुक होता है उसकी वाउचिंग की जाती है, जो उसके बिल बही या रजिस्टर होते हैं उससे इस पुस्तक की जांच की जाती है। ठीक इसी तरह है बिक्री वापसी बही का प्रमाण। बिक्री वापसी बही का प्रमाण कि जो हमारा सेल्स रिटर्न बुक है, जैसे हमने माल बेच दिया, अब बेचने के बाद से जो खरीद के ले गया उसको पसंद नहीं आया, हमको वापस कर दिया, तो फिर बिका हुआ हमारे पास आ गया, तो हम इसका लेखा फिर कहाँ करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में की। और इसको उस वाउचर से जब मिलान किया जाएगा तो पता चलेगा कि हमने इतना बेचा था और इतना वापस रिफंड आ गया और जिसका लेखा सही सही हमने किया है। तो ये भी ऑडिटर चेक करता है। अगला है प्राप्य बिल बही का प्रमाण। प्राप्य बिल बही का प्रमाण, प्राप्य बिल
और इसी तरह एक और भी है दे बिल बही का प्रमाण। जो प्राप्त बिल है, बिल्स रिसीवेबल का भी प्रमाण ऐसे किया जाता है। जो भी बिल हमने प्राप्त किया है या पाने वाले हैं उसका प्रमाण, और जो भी बिल जिसको ड्यू है हमारे उसका प्रमाण किया जाता है। इसकी अतिरिक्त मुख्य रोजनामचे का प्रमाण, मुख्य रोजनामचे का प्रमाण, ठीक है। अब मुख्य रोजनामचे में क्या क्या आता है? प्रारंभिक लेखे आता है, अंतिम लेखे आता है, अपराध ऋण आता है, संदिग्ध ऋण संचय वगैरह आता है, ठीक है ना। बहुत से समायोजन लेखे आते हैं, डेप्रिसिएशन आता है, ट्रांसफर एंट्रियां आती है, स्वीकृत बिल आता है, चालान आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं मुख्य रोजनामचा। तो कहने का मतलब है कि जो बाउचिंग चैप्टर के अंतर्गत जो बाउचिंग किया जाता है तो मुख्यतः इन्हीं चीजों का किया जाता है। मेन अब इसमें प्रश्न ये है कि एक अंकेक्षक यदि किसी संस्था का बाउचिंग का काम कर रहा है अर्थात प्रमाणन का काम कर रहा है तो उसे प्रमाणन करते समय, अंकेक्षण करते समय जो बाउचिंग कर रहा है उस समय उसे किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इसको मिटाते हैं। टॉपिक है प्रमाणकों की जांच करते समय ध्यान देने योग्य बातें। प्रमाणकों की जांच करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, प्रमाणकों की जांच करते समय ध्यान देने योग्य बातें मतलब कि जब भी हम किसी प्रमाणक की जांच कर रहे हैं, हिसाब किताब की बहियों से उस वाउचर का मिलान कर रहे हैं, तो मिलान करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सपोज दैट, मान लीजिए आप ऑडिटर हैं, किसी संस्था में गए और उस संस्था का हिसाब किताब चेक करना है। आपने वाउचिंग की प्रक्रिया पहले शुरू की, तो उस वाउचिंग से पुस्तकों का मिलान जब कर रहे हैं एक के बाद, तो वहां पे आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला, प्रमाणक नियोक्ता के नाम तथा व्यापार से संबंधित। प्रमाणक नियोक्ता के नाम व व्यापार से संबंधित हो। मतलब कि जो वाउचर्स जिसका आप मिलान कर रहे हैं वह वाउचर मालिक के नाम से, नियोक्ता के नाम से, जो संस्था या फर्म या जिसका बिजनेस है उसके नाम से काटा गया और वो भी व्यापार से रिलेटेड हो, माने बिजनेस, उसके पर्सनल यूज के लिए ना हो, वो बिजनेस यूज के लिए वो बिल वाउचर काटा गया। तो ऑडिटर को चाहिए सबसे पहले ध्यान देना कि वो बिल नियोक्ता के नाम से काटा गया हो और वो व्यापार से रिलेटेड हो, माने संबंधित। दूसरा, कि मान के चलिए कि कोई कंपनी है या फर्म है, तो ऐसी दशा में प्रमाणक किसके नाम से? प्रमाणक साझेदार के नाम से या संचालक के नाम से या संबंधित अधिकारी के नाम से काटा गया। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है तो कंपनी का मालिक के नाम से तो काटा नहीं जाएगा, कंपनी के नाम से काटा जाएगा, या उसका जो डायरेक्टर्स होंगे या जो संबंधित अधिकारी हैं उनके नाम से काटा जाएगा। या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म के नाम से न हो, किसी पार्टनर के भी नाम से काटा गया और लेकिन उसका संबंध उसके बिजनेस से हो। अगला, प्रमाणक उसी वर्ष से संबंधित होनी चाहिए। प्रमाणक उसी वर्ष से संबंधित होनी चाहिए। अब ये भी ध्यान देना है कि जो वाउचर्स हमारा है
ये नहीं कि 4 साल पुराना है या आगे का है। जिस वर्ष का हमने हिसाब किताब तैयार किया है, रजिस्टर में एंट्री या लेखे किए हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रमाणक जो है छपे हुए फॉर्म पे, छपे हुए फॉर्म पर, प्रमाणक क्या होना चाहिए? छपे हुए फॉर्म पर तारीख डला होना चाहिए, डला होना चाहिए। मतलब आइटम को देखना चाहिए कि जो हमारा बिल है निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार है भी कि नहीं है, और यदि है तो सही में उसका डेट तारीख वगैरह कुछ डाला गया है कि नहीं है, उसका सीरियल नंबर सही है कि नहीं है, ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक ना। अगला है प्रमाणक पर, प्रमाणक पर संबंधित अधिकारी का, संबंधित अधिकारी नहीं लिख दे रहे हैं, व्यक्ति लिख दे रहे हैं, व्यक्ति का हस्ताक्षर या मुहर होने चाहिए, होने चाहिए। मतलब कि बिल वाउचर काट दिया गया, ऐसा नहीं कि बिल पे जितना चाहे उतना अमाउंट लिख दिए और बस हो गया। बिल के साथ नीचे हस्ताक्षर का एक स्थान है, उस पर उस संस्था का जो भी अकाउंटेंट, क्लर्क, अधिकारी जो भी हो, उसका सिग्नेचर होना चाहिए और उस पर मुहर लगी होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये असली है और सही है। अगला है प्रमाणक संस्था के उचित अधिकारी द्वारा पास किया गया, प्रमाणक संस्था के उचित या संबंधित अधिकारी द्वारा, अधिकारी द्वारा पास किया गया, किया गया। अब जो बिल वाउचर आएगा संस्था में तो एंट्री तभी उसका सही माना जाएगा जब उस संस्था का अधिकारी या जो भी उसको देखने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसके द्वारा पास कर दिया गया, मतलब हाँ सही में ये हुआ है, अपना दस्तखत कर दिया, तभी उसकी एंट्री किया गया हो। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो भी वो नहीं माना जाएगा, माना जाएगा कि धोखाधड़ी किया गया। अगला है प्रमाणकों पर, प्रमाणकों पर क्रम संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए कि जो भी हमारे बिल वाउचर हो वो एक सीक्वेंस से हो, उस पर निर्धारित क्रम संख्या, क्योंकि हर बिल वाउचर पर डिफरेंट डिफरेंट सीरियल नंबर्स होते हैं। अगला है प्रमाणक स्पष्ट शब्दों में हो, शब्दों में वो अंकों में हो, अंकों में हो, माने जो वाउचर्स हो उसमें साफ साफ लिखा गया कि आपने क्या सामान खरीदा, क्या बेचा, या किस तरीके का भुगतान किया, कितने अमाउंट का किया। ये नहीं कि ऐसे लिख दे कि पहचाने में नहीं आए कि क्या खरीदा है, क्या बेचा है, क्या भुगतान किया है, कितना अमाउंट हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है कि प्रमाणक में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कटिंग या ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग न हो। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अमाउंट लिखा गया तो फिर ऐसे खींच के काट के दूसरा अमाउंट डाल दिया जाए, वो मान्य नहीं होगा। अगला संदेह प्रमाणकों पर, प्रमाणकों को, संदेह प्रमाणकों को अंकेक्षक द्वारा नोटबुक में लिखना, नोटबुक में लिखना। जो संदेह वाले प्रमाणक है, जिसमें डाउट लग रहा है कि वास्तव में ये सही ठीक नहीं है, तो उनको उसे नोटबुक में लिखना चाहिए ताकि बाद में उसके पुनः मिलान कर लेना चाहिए। अगला अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि कर्मचारियों द्वारा नियमों का ठीक ढंग से पालन किया गया है या नहीं। अंकेक्षक को, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि
चाहिए कि कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन किया गया है कि नहीं, गया है या नहीं। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि उसके कर्मचारी से यदि कोई हिसाब किताब की पुस्तक मांगी जा रही है या वाउचर्स मांगा जा रहा है तो टाइम से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या नहीं, किस संकोच कर रहे हैं, हिचक रहे हैं, या उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह एक अंकेक्षक को प्रमाणकों की जांच करते समय इन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो केवल बस ये वाउचिंग का टॉपिक था, बहुत ही छोटा टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि वैसे भी जानते हैं कि एग्जाम में जो भी है वो बुक कर नहीं लिखा जाता, केवल उस चैप्टर का भाव समझ में आ जाए कि इस टॉपिक का मतलब होता क्या है। जैसे कि वाउचिंग है, प्रमाणन है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाणन है क्या, प्रमाणन से हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ की जांच कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको ऑडिटर बना दिया जाए तो इसकी जांच कैसे करेंगे, ये सब एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा देखते होंगे एग्जाम में हो कितना भी रट्टा मारे तो नहीं लिख पाएगा, लिखेगा वही जो उसका अपना मन और मस्तिष्क काम करेगा। लेकिन काम करने का मतलब यह है कि उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितनी ही अधिक नॉलेज रहेगी उतनी ही अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करके लिख सकता है। ठीक है, तो ये वाउचर का टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए